नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनाज त्यागी। क्या आसिम मुनीर पर उसी बम से हमला होने वाला है जिस बम का इस्तेमाल कर इजराइल ने ईरान के सुप्रीम कमांडर खामेनेई को मौत के घाट उतारा? पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी अचानक से इतनी एक्टिव क्यों हो गई है? शहबाज शरीफ ने अचानक इस्लामाबाद में इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुला ली है? क्या ईरान के बाद किसी भी वक्त पाकिस्तान पर बड़ी एयर स्ट्राइक हो सकती है? इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, जबरदस्त पैनिक है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कहा जा रहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान पर हमले की तैयारी शुरू हो गई है। पाकिस्तान के पत्रकार कह रहे हैं कि मोदी ने नेतन्याहू के साथ मिलकर मुनीर पर हमले का प्लान रेडी कर लिया। पाकिस्तान के फॉर्मर मेजर कह रहे हैं कि डर के मारे आसिम मुनीर बंकर में जा छिपा है। तो क्या अब किसी भी वक्त पाकिस्तान से कोई बड़ी खबर आ सकती है? इस रिपोर्ट में आप खुद देखिए। पाकिस्तान चारों तरफ से साजिशों से घिरा हुआ है और सिर्फ साजिशों से ही नहीं घिरा हुआ बल्कि कुछ ऐसी ताकतों के गिर्द भी पाकिस्तान घिरा हुआ है जो पाकिस्तान को नाकाम और नामुराद करना चाहते हैं। मुनीर बंकर में छिप गया, शहबाज 9-2-11 हो गया, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। आखिर ऐसा क्या हो गया? हमारे दो बॉर्डर पे बहुत टेंशन है। दुश्मन काफी कोशिश कर चुका है और अपने मुल्क की हिफाजत जरूरी है। अपनी मर्जी से टारगेट को सेट कर रहा है। ये सारी एक कंसर्न पूरे पाकिस्तान में है और वो कंसर्न यही है कि ये तो फिर सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगा, हमारी तक बात भी आ जाएगी और हर जगह जाएगा। यही फिर इंडिया भी करेगा। पहले नरेंद्र मोदी विजिट करता है इसराइल का और उसके बाद हमारी चेक पोस्टों के ऊपर अफगानिस्तान से हमला होने लगता है। वो अभी हम पाकिस्तान इंगेज है उन हमलों में, अपनी सरहदों की हिफाजत में, तो ईरान पे हमला हो जाता है। तो एक के बाद सबकी बारी है और हम सब अपनी बारियों का इंतजार करते रह जाएंगे। हमारा वक्त आ गया है, ये मेरा ख्याल है कि वो वक्त दूर नहीं है। आप कह रहे हैं कि आ गया है, मैं समझता हूं आपके सर पे जंग मंडला रही है, आप जंग की हालत में हैं। अमेरिका ईरान पर मिसाइल दाग रहा है, इजराइल तेहरान को धुआं कर रहा है। बदले में ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस और इजराइल पर सुपरसोनिक मिसाइल से हमले कर रहा है। लेकिन इस युद्ध का आफ्टर इफेक्ट पाकिस्तान में दिख रहा है। मुनीर को लग रहा है कि अब बहुत जल्द पाकिस्तान का नंबर आने वाला है। पाकिस्तान इस वक्त मसला नहीं है, मगर आगे जाके बनेगा ना। जब इजराइल और इंडिया जोर डालेंगे और दबाव डालेंगे तो बिल्कुल बनेगा पाकिस्तान के साथ मसला। क्योंकि डोंट फॉरगेट, जितनी दफा आप इजराइल के अंदर और इजराइलीज ने पाकिस्तान का जिक्र किया और पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम की वो बात कर रहे हैं, इतना उन्होंने पिछले 20 साल में कभी नहीं किया था। तो इससे वाजे हो गया है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये इस किस्म की चीजें एक माहौल बनाया जा रहा है और पाकिस्तान के ऊपर अब दबाव आएगा ईरान के बाद, इसमें कोई शक ही नहीं है। और पाकिस्तान को तैयारी करनी चाहिए इस चीज की, चाइना के साथ और रूस के साथ मिलकर कोई प्लानिंग करनी चाहिए, जैसे कि इंडिया ने अब अमेरिका और इजराइल के साथ बना ली है। अच्छा सेठी साहब, ऐसे में एक सरहद पे पाकिस्तान को इंगेज करके अफगानिस्तान के साथ इंडिया कोई एडवेंचर कर सकता है इन कमिंग डेज? एडवेंचर तो उसको नहीं वो समझेंगे। उन्होंने तो कब से कहा हुआ कि संदूर जो है उसको पॉज किया हुआ है, रोका हुआ है, बंद नहीं किया, खत्म नहीं किया। तो क्या सच में ईरान के बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर अड्डों पर बम बरसेंगे? इस वक्त पूरी दुनिया में बस यही हेडलाइन घूम रही है, आफ्टर ईरान पाकिस्तान नेक्स्ट। हर जगह यही स्क्रिप्ट दिख रही है। और अब तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी मान लिया है कि पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने का प्लान बन चुका है। एक्शन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। ख्वाजा आसिफ ने बस कुछ घंटों पहले अपने एक्स प्रोफाइल पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में कही गई बातें नोट करने वाली हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर इस संघर्ष में इजराइल को बढ़त मिलती है तो वो अफगानिस्तान, भारत और ईरान को साथ लेकर पाकिस्तान के खिलाफ एक गुट बना सकता है, जिससे पाकिस्तान चारों ओर से दुश्मनों से घिर जाएगा और उसकी सुरक्षा कमजोर हो जाएगी। ख्वाजा आसिफ का यह तक कहना है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का छेड़ा गया युद्ध पाकिस्तान की सीमाओं तक बढ़ाने की साजिश का हिस्सा है।
ख्वाजा आसिफ की बातों को साधारण भाषा में समझें तो उधर ईरान में रेजीम चेंज हुआ, इधर पाकिस्तान का खात्मा हुआ। और पाकिस्तान में इस बात का डर कितना ज्यादा है, पैनिक कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। शहबाज शरीफ को अचानक इस्लामाबाद में इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी है। पाकिस्तान की अलग अलग सियासी पार्टियों के लीडर्स के साथ इन कैमरा मीटिंग करनी पड़ी है। शहबाज को ऐसा क्यों करना पड़ा है, अब आपको ये सुनाते हैं। अगर आप उनकी तकरीरें उनके उठा के देखें तो अफगान तालिबान की रजीम के कमांडर ये वाली बात मीडिया के ऊपर कर रहे हैं कि हमें इस्राइल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस्राइल हमारी मदद के लिए आए। आज अफगान जो तंजीम है तालिबान, उनके कमांडर्स की एक दोबारा वीडियो आई है जहां पर वो भारत से, इस्राइल से मदद तलब कर रहे हैं। और मदद भी कब तलब कर रहे हैं, जब ईरान के ऊपर इस्राइल ने हमला किया हुआ है, जब ईरान की बॉर्डर्स को चेंज करने की बात हो रही है, जब ईरान के अंदर रिजीम चेंज की बात हो रही है। और वो बात क्यों हो रही है, इसलिए हो रही है कि इस्राइल पाकिस्तान के बराबर में आके खड़ा होना चाह रहा है। उनके वजीर आजम, इस्राइल का वजीर आजम मीडिया के ऊपर है, जहां पर वो कहता है कि हमें पाकिस्तान का न्यूक्लियाई प्रोग्राम खत्म करना है। और यहाँ पर भी वो लोग बैठे हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं है कि आप इस बात पर भी गौर करें, टाइमिंग देखें, डिप्टी स्पीकर साहब, टाइमिंग देखें। जो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाई हुई थी और जो ईरान के ऊपर इस्राइल ने हमला किया है, उसकी टाइमिंग को देखें। ये एक सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान या ईरान की बात नहीं है, ये रीजनल डायमेंशन की बात हो रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये जो प्लानिंग है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। खुदा जानता है, दिल फटने को आता है। अल्लाह ताला सबसे पहले तो हमारे मुहाफिजीन को, पाक फौज को, इन मुनाफिकों और जितनी भी मोदी की या किसी और की साजिशें हैं, उससे अल्लाह ताला इस वतन अजीम को महफूज फरमाए। सर, हालात को समझना होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि सबको पता है कि आपकी बारी है, आप पहलू तय कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आपको बोल्ड स्टेप्स लेने होंगे। दोबारा कह रहा हूं कि हम नहीं कहते कि किसी जंग में कूद जाओ, एटम बम मार दो, नहीं, लेकिन कम से कम अपनी हिफाजत के इंतजाम करो। आपकी अगली बारी है, आप माने न माने, ये रिकॉर्ड पर आपको मैं कह रहा हूं, हर लिहाज से आपकी बारी है। जनाब आला, कौमें इस तरह जिंदा नहीं रहती। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर हमला अभी रुकने वाला नहीं है। अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक्स अभी 2 हफ्ते और चलेंगी और इन 2 हफ्तों तक पाकिस्तान में बैठे मुनीर की सांसें अटकी रहेंगी। उसकी 3 वजह हैं। वजह नंबर 1 है इंटरनल, क्योंकि अब पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज के खिलाफ ही मोर्चा खुल चुका है। अमेरिकी एम्बेसी पर प्रदर्शन करने गए पाकिस्तानियों को गोलियों से भूनकर मुनीर ने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। वजह नंबर 2 है अफगान तालिबान, जो हर घंटे पाकिस्तानी फौजियों का खून बहा रहे हैं, पाकिस्तानी गोली का जवाब गोले से दे रहे हैं। और वजह नंबर 3 है इजराइल अमेरिका ईरान वॉर, जिसकी जांच अब पाकिस्तान तक पहुंचने वाली है। पिछले कुछ घंटों में शहबाज शरीफ 2 बार कैमरे पर आया है। पहले उसकी ये तस्वीर आई, फिर बुधवार को पाकिस्तान के वजीर आजम का ये वीडियो आया जिसमें वो तमाम सियासी पार्टियों के लीडर्स के साथ मीटिंग करता नजर आया। लेकिन इस वीडियो में एक चीज नोट करने वाली है और वो ये कि आसिम मुनीर इसमें कहीं नहीं दिखाई दिया। सवाल है कि मुनीर कहां छिपा बैठा है? क्या मुनीर अब अपने घर से बाहर निकलने से भी डर रहा है? अगर हां तो क्यों? इसका जवाब आपको पाकिस्तान से आ रहे सबसे हैरान कर देने वाले वीडियो में मिलेगा, क्योंकि अब मुनीर अपने घर के भीतर ही विलन बन चुका है। हमारा दुश्मन पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ है।
सब इकट्ठे हैं, लेकिन यजीदियों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये भी आज रहबर की शहादत पर खुश है और फिर शियों को काफिर कहता है। आज मैं ऐलान करता हूं, हाँ हम काफिर हैं, तुम मुसलमान हो। मैं सुन्नियों से नहीं कहता हूं, तकफीरियों से कहता हूं, हम काफिर हैं, तुम मुसलमान हो। तुम्हारी निगाह में जिस तरह अबू तालिब काफिर है ना, उसी तरह हम काफिर हैं। शरीफ मुर्दाबाद, बगैर डर और खौफ के मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आसिम मुनीर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसका डर और किसका खौफ है? मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम अपने इन जज्बात के साथ अपने शोहदा का इस्तेमाल करते हैं। ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद पाकिस्तान में जैसे प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तानियों को गोलियों से भूना गया, उसका गुस्सा अभी थमा नहीं है। इंटरनली पाकिस्तान में हालात अभी और बिगड़ने वाले हैं। शहबाज शरीफ को इसीलिए आनन फानन में इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी, लेकिन मुनीर के मुल्क में आग तो लग चुकी है जो अब थमने वाली नहीं है। ऊपर से एक्सटर्नली भी पाकिस्तान घिर चुका है। ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी एम्बेसी पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला कर दिया, वो भी तब जब पाकिस्तान और सऊदी के बीच में डिफेंस पैक्ट है। यानी एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला माना जाएगा। शिट। निकल 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 निकल। अनदर ड्रोन। वो लीव फ्रॉम देयर, लीव फ्रॉम देयर, लीव फ्रॉम देयर। वो खुला काउंटर। लेकिन पाकिस्तान अभी तक सऊदी की कोई मदद नहीं कर पाया है। वो यहाँ वहाँ फोन ही घुमा रहा है। वैसे अगर पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ कोई एक्शन लिया तो ईरान पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा, और अगर मुनीर चुपचाप बैठा रहा तो सऊदी की दोस्ती से हाथ गवा बैठेगा। हमने देखा कि पिछले साल पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो साइन किया था, जिसके तहत ये कहा था कि एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन बोथ, यानी कि अगर एक के ऊपर हमला होगा तो फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों के ऊपर वो हमला समझा जाएगा। तो अब उस हवाले से पाकिस्तान से क्या तवक्कुआत है सऊदी अरब की, क्योंकि अब सऊदी अरब जो है इट हैज़ बीन हिट, वहाँ पे जो अमेरिकन काउंसलेट है रियाद के अंदर उसको ईरान ने हिट किया है। देखिए, उसके ऊपर एक मुआहदा है और पाकिस्तान कभी अपने मुआहदों से जो है वो पीछे हटने वाली कौम नहीं है। हम उस मुआहदे के मुताबिक जो तवक्कुआत हैं सऊदी अरब की वो पूरी करेंगे, बल्कि उसके ऊपर पूरे उतरेंगे। किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें खुद अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। लेकिन हमारी ये कोशिश है भी और होनी भी चाहिए कि ये सूरत हाल जो है, युद्ध जो है वो इस वक्त भारत के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? अमेरिका ने दरअसल हिंद महासागर में ईरान के शिप पर अटैक करके उसे डुबो दिया है। टॉर्पीडो अटैक किया गया है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ये पहला मौका है जब किसी जहाज को टॉर्पीडो से निशाना बनाया गया। इस अमेरिकी हमले में 80 लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। उधर ईरान ने दावा किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद ही रखेगा, और अमेरिका ने कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाएगा। फिर ईरान ने कह दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चीन के लिए खोलेगा। अमेरिका के कहने पर तो वो बिल्कुल नहीं खोलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऐसा इलाका है जहां ईरान के बम चलने शुरू कर दिए तो फिर दुनिया में तेल का अकाल पड़ना तय है, क्योंकि ईरान के पास छोटी छोटी अटैकिंग बोट्स का एक बड़ा फोर्स मौजूद है। यहां उसने माइंस बिछा रखी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया के तेल सप्लाई की एक तरह से नस कही जाती है, जहां से बड़े बड़े देशों को तेल पहुंचता है। क्या अगली लड़ाई एटम बम पर नहीं बल्कि तेल पर ही होने वाली है, और इस लड़ाई का बैटल ग्राउंड समंदर बनने वाला है। क्या पूरी दुनिया में तेल का अकाल पड़ने वाला है?
क्या भारत की तेल वाली नस कटने वाली है? ईरान एटम बम से नहीं, ऑयल बम से मारेगा। दुनिया के लिए यह चिंता की बात क्यों है और भारत के लिए फिक्र करने की क्यों जरूरत है? उसकी वजह है हॉर्मूज स्ट्रेट की ये तस्वीरें, जिससे ईरान ने पूरी तरह से चोक कर दिया है। फारस की खाड़ी में ऑयल टैंकर की लाइन लगी हुई है, एक के पीछे एक ऑयल टैंकर खड़े हैं। फारस की खाड़ी से होकर मिडिल ईस्ट का तेल हॉर्मूज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। ईरान ने कह दिया है कि इधर से निकलोगे तो उड़ा देंगे। डर के मारे सारे ऑयल टैंकर शिप फारस की खाड़ी में खड़े हैं, क्योंकि फारस की खाड़ी से होकर हॉर्मूज के रास्ते ही मिडिल ईस्ट के तेल ओमान की खाड़ी होते हुए दुनिया में सप्लाई होते हैं, और इसी को ईरान ने रोक दिया है। ईरान ने सिर्फ धमकी नहीं दी है, बल्कि ऑयल टैंकर्स को ईरान उड़ा रहा है। ये आज की अपडेट है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने दावा किया है कि उसकी फोर्स ने हॉर्मूज स्ट्रेट में कई तेल टैंकरों पर हमला किया है और 10 से अधिक तेल टैंकरों को उड़ा दिया। इसीलिए कह रहे हैं कि ईरान एटम बम से नहीं, ऑयल बम से मारेगा, और ईरान का ऑयल बम है हॉर्मूज स्ट्रेट पर पूरा कंट्रोल। हॉर्मूज स्ट्रेट पर कंट्रोल का मतलब दुनिया के लिए क्या है और भारत के लिए क्या है, वो जानेंगे, फिर समझ पाएंगे कि ईरान की ये धमकी पूरी दुनिया के लिए और भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है। दुनिया के कुल तेल सप्लाई का 20% तेल हॉर्मूज से होकर जाता है, जिसमें चीन, भारत, जापान, साउथ कोरिया तक तेल इसी रास्ते से पहुंचता है। दुनिया के कुल LPG की सप्लाई का 33% इसी रूट से सप्लाई होता है। भारत अपनी जरूरत का 40% तेल मिडिल ईस्ट से खरीदता है। पाकिस्तान का 99% LNG कतर और UAE से आता है। बांग्लादेश का 72% LNG कतर और UAE से आता है। भारत का 53% LNG कतर और UAE से आता है। 2025 में यहां से रोजाना औसतन 13 मिलियन बैरल तेल सप्लाई हुआ। सर खैलिया एतक़ाद दरन कि ईरान हनूज वारिद जंग। कई लोगों का मानना है कि ईरान ने अभी तक एनर्जी वॉर में एंटर नहीं किया है। उनका कहना है कि एनर्जी वॉर हालात को बदल देगा। चलिए इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। बेशक कुछ लोगों को लगता है कि हमने युद्ध में प्रवेश किया है। नहीं, हमने कुछ हद तक किया है। हमने दुश्मन को चेतावनी दी है कि यदि आप हमारे मुख्य केंद्र को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो हम क्षेत्र के सभी आर्थिक केंद्रों पर हमला करेंगे, और हम ऐसा करेंगे। हम हॉर्मूज जल डमरू मध्य को बंद कर देंगे। तेल की कीमत अब $80 के ऊपर पहुंच गई है और जल्द ही $200 तक पहुंच जाएगी। सच तो ये है कि अमेरिका तेल के लिए ही जीता और मरता है, और घर के कर्जों और इंटरनेशनल प्रॉब्लम से ध्यान भटकाने के लिए अमेरिका ने युद्ध किया। कुछ देश अपने तेल के लिए तरस रहे हैं। अमेरिका तेल का प्यासा है। उसे ये पता होना चाहिए कि अगर वो ऐसा ही करता रहेगा तो हम फिलहाल जल डमरू मध्य को बंद कर देंगे और जहाज़ों को यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। हमने दुनिया को ये बता दिया है कि हम जिसे चाहेंगे उसे तेल की सप्लाई करेंगे, क्योंकि हम पहले ही कई जहाज़ों को ख़त्म कर चुके हैं, और अभी भी 1 घंटे पहले हमने एक और जहाज़ पर हमला किया है। इसीलिए ईरान ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। हॉर्मूज को जाम कर दो। जब दुनिया को तेल नहीं मिलेगा तो ट्रंप और इजराइल पर प्रेशर बढ़ेगा। जब चीन, जापान, भारत जैसे देश तेल के लिए चीखेंगे, तब ट्रंप को ईरान की ताकत का पता चलेगा। जब इधर से आबना हुर्मुज़ की वजह से तेल बंद है और फिर बाकायदा तौर पर रिफाइनरीज को निशाना बनाया जा रहा है, तो दरअसल ईरान का मकसद ये है कि दुनिया में तेल की किल्लत पैदा हो, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ज़ाहिर बिजली के कारखाने चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, वो सब के सब रुक जाए। तो जब तेल की किल्लत पैदा होगी तो नेचुरली ये ऐसा होगा कि
अमेरिका के ऊपर दबाव बढ़ेगा और अमेरिका उसको खुलवाने की कोशिश करेगा। हॉर्मूज पर ईरान का कब्जा हिंदुस्तान के लिए परेशानी का सबब क्यों है? भारत अपनी जरूरत का 40% तेल मिडिल ईस्ट से खरीदता है। भारत रोजाना 5.5 मिलियन बैरल तेल इंपोर्ट करता है। 5.5 में से 2 मिलियन बैरल तेल रोजाना हॉर्मूज रूट से आता है। भारत के पास अभी सिर्फ 24 दिन का ऑयल रिजर्व है। सिर्फ तेल ही नहीं, कतर से LNG, LPG आती है। खेतों के लिए खाद बनाने वाले अमोनिया, सल्फर भी इसी रास्ते से आते हैं। जितना भी ऑयल सप्लाई होता है 20% जो ऑयल है ये दरअसल इसी खत्ते के मुल्कों के लिए इस्तेमाल होता है। यानी वो इंडिया भी जाता है, यहाँ से गुजर के ऑयल यहाँ से बांग्लादेश भी जाता है, और ईस्ट एशिया का जितना भी हिस्सा है एक्चुअली वो ऑयल यहीं से गुजर के वहाँ तक जाता है। यूरोप में जो जाने वाला ऑयल है वो दूसरी तरफ से मेडिटेरेनियन की तरफ से, माफ़ कीजिए, मेडिटेरेनियन और बहरे हैमर की तरफ से जाता है, और वहाँ पर कुछ अपने उनके ऑयल वेल्स हैं और कुछ अमेरिका से आता है। तो लिहाजा ये सारा सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि यहाँ पे जो 20% ऑयल यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से गुजर रहा है, वो बुनियादी तौर पर इस इलाके को, एशियन हिस्से को सबसे ज़्यादा मुतासर करेगा। तो इस वजह से इसकी अहमियत भी हम सब के लिए कुछ ज़्यादा है। मतलब भारत के पास गिन करके आज से 24 दिन हैं। भारत के पास बस इतना ही तेल है। सीधी भाषा में समझें तो 24 दिन का मतलब 4 हफ्ते भी नहीं है। मतलब अगर ये जंग 3 हफ्ते से ज्यादा चल गई तो भारत में तेल का बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब साफ हो गया है कि ईरान को लेकर ट्रंप का कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया है। ट्रंप ने सोचा था ईरान को ताबड़तोड़ हमले से तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ट्रंप और नेतन्याहू ईरान के न्यूक्लियर बम को खोजते रहे, मिसाइल मारते रहे, और ईरान ने तेल और गैस वाली वो कमजोर नस को दबा दी, और दबाई ही नहीं, उस नस हॉर्मूज को लॉक कर दिया है। जो भी इस रास्ते तेल ले जाने की हिमाकत कर रहा है, ईरान उसे उड़ा दे रहा है। ईरान का हॉर्मूज स्ट्रेट में किस कदर खौफ हो गया है। मैरीन ट्रैफिक ने युद्ध के बाद हॉर्मूज की खाड़ी में शिप रूट का पूरा डेटा बताया है। यह डेटा हॉर्मूज जलद मरुमध्य के प्रवेश द्वार पर खुले समुद्र में संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह और खोरफक्कन बंदरगाहों के पास और ओमान के शिनास बंदरगाह के पास का है। देखिए, 28 फरवरी को युद्ध से पहले हॉर्मूज में शिप रूट पर डेंसिटी कितनी ज्यादा थी, लेकिन 1 मार्च को जब युद्ध कुछ बढ़ा तो हॉर्मूज में शिप कम होने लगे। लेकिन जैसे ही ईरान ने धमकी दी कि हॉर्मूज से अगर कोई जहाज निकाला तो उड़ा देंगे, 2 से 3 मार्च तक हॉर्मूज का पूरा इलाका खाली हो गया। हालत यह है कि कोई भी ऑयल टैंकर खतरा नहीं मोलना चाहता, क्योंकि जो भी गुस्ताखी कर रहा है ईरान उस जहाज को उड़ा दे रहा है। अब सवाल है कि क्या ईरान के हॉर्मूज ब्लॉक कर देने से दुनिया में तेल का अकाल पड़ जाएगा? आखिर ईरान ने तेल की हॉर्मूज वाली नस को कैसे दबा दिया है? हॉर्मूज स्ट्रेट ओमान और ईरान के बीच दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल ट्रांजिट चोक पॉइंट है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इस रास्ते का सबसे संकरा हिस्सा सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। शिपिंग लेन दोनों तरफ सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी है। अगर यहाँ गड़बड़ी होती है तो पूरी दुनिया टेंशन में आ जाती है। ईरान, सऊदी, यूएई, कुवैत और इराक का तेल इसी रास्ते से दुनिया में सप्लाई किया जाता है। कतर अपने गैस निर्यात के लिए इस रास्ते पर डिपेंड है, और जैसे ही 33 किलोमीटर के रास्ते पर शिप आते हैं, ईरान की रेडार में आ जाते हैं। अब सवाल है कि 33 किलोमीटर के रास्ते पर ईरान का ही दबदबा क्यों है? आखिर ईरान के पास कैसी पावर है जो हॉर्मूज को कंट्रोल कर रही है? सच्चाई यह है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पूरी नॉर्दर्न कोस्ट लाइन को कंट्रोल करता है। ईरान शिपिंग लेन के किनारे मौजूद कई जरूरी आइलैंड को भी कंट्रोल करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, केशम और लारक जैसे स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस वाले लोकेशन पर ईरान का कंट्रोल है। ये सभी आइलैंड नेचुरल मिलिट्री आउटपोस्ट की तरह काम करते हैं। इससे ईरान स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज पर कड़ी नजर रख सकता है। ईरान इन जहाजों को ट्रैक करने के साथ साथ उन्हें टारगेट भी कर सकता है। स्ट्रेट के सबसे संकरे हिस्से में नेविगेबल शिपिंग लेन ईरान और ओमान के टेरिटोरियल वाटर में है। इंटरनेशनल मैरीटाइम कानून के तहत कोस्टल देश अपने किनारों से 12 नॉटिकल मील तक फैले पानी पर हक रखते हैं। यहाँ से गुजरने वाले शिप ईरानी सर्विलांस सिस्टम, मिसाइल बैटरी,
और नेवल एसेट्स की रेंज में रहते हैं, जिनको ईरान अपनी मच्छर सेना यानी मॉस्किटो फ्लीट से कंट्रोल करता है, जिसे उसने पूरे हॉर्मूज की खाड़ी तक फैला रखा है। ईरान की ये मॉस्किटो फ्लीट बहुत ज्यादा खतरनाक है। ईरान के पास 1500 छोटे छोटे अटैक शिप हैं। इसे मॉस्किटो फ्लीट के नाम से जाना जाता है। ये बेहद खतरनाक हैं, रफ्तार में तेज हैं, अटैक कर फौरन अपना लोकेशन बदल लेती हैं। इसकी नॉर्मल स्पीड 92.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। टॉप स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। वजन 10 टन से कम है। इसमें 12.7 mm का मशीन गन लगा है, 107 mm का रॉकेट लगा है। ये दुश्मन पर एक साथ टीम बनाकर अटैक करते हैं। दुश्मन किसी एक शिप को निशाना बनाता है, तब तक दूसरी शिप पर अटैक कर देता है। इसके अलावा 250 से ज्यादा मिसाइल बोट भी हैं। इस मिसाइल बोट में नस्र, क्वाड्स और जाफर मिसाइल फिट है। नसर मिसाइल की रेंज 60 से 70 किलोमीटर है। कोद्स मिसाइल की रेंज 700 से 1000 किलोमीटर है। गदर मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। जाफर मिसाइल की रेंज 25 किलोमीटर है। ईरान के ऑयल बम से क्यों डर रहे हैं मिडिल ईस्ट के देश? और ऑयल टैंकर वाले शिप उनके लिए खतरा सिर्फ मॉस्किटो फ्लीट का ही नहीं है। ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट में दूर दूर तक पानी के अंदर माइंस बिछा रखी हैं। कई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 5000 माइंस का जाल बिछा रखा है। इन माइंस की जद में आते ही दुश्मन का शिप ब्लास्ट कर जाएगा। साल 1988 में ईरान ने हॉर्मूज में करीब 150 माइंस लगाए थे। इन माइंस की जद में आकर अमेरिका का डिस्ट्रॉयर यूएसएस रॉबर्ट्स तबाह हो गया था। ईरान पारंपरिक फ्लीट लड़ाइयों में यूएस नेवी का मुकाबला नहीं कर सकता है। ईरान तेज अटैक बोट्स के फ्लीट ऑपरेट करता है। ये बड़े जहाज पर हमला करने में सक्षम है। ये छोटी और काफी ज्यादा मैन्यूवरेबल बोट्स तेजी से टैंकरों या वॉरशिप को घेर सकती हैं। स्ट्रेट के कम गहरे पानी में बिछाए गए नेवल माइंस यूएस शिप या किसी दूसरे जहाज को तबाह कर सकते हैं। ईरान की कोस्ट लाइन और आइलैंड्स पर एंटी शिप क्रूज मिसाइल तैनात हैं। बैलिस्टिक मिसाइल और बड़ी तादाद में एक्सप्लोसिव ड्रोन भी तैयार हैं। इसके अलावा ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट में जीपीएस जैमिंग में भी महारत हासिल कर ली है। मतलब हॉर्मूज से गुजरने वाली शिप के कंट्रोल को जीपीएस से जैम कर देता है। शक है कि पिछले महीने हॉर्मूज से गुजरने वाले 1100 से ज्यादा शिप के जीपीएस में खराबी आई थी। इसके पीछे ईरान का ही हाथ था। जब जहाजों ने जीपीएस जैमिंग और अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में खराबी का अनुभव किया था। अगर ईरान ने यह महारत हासिल कर ली है तो बिना एक गोली बम चलाए ईरान जहाजों को आपस में टकराकर उन्हें डुबा सकता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका को पता नहीं था कि ईरान के पास ऑयल बम वाला बहुत बड़ा नाव है जो कभी भी वो चल सकता है। इसीलिए अमेरिका ने जब इनकी न्यूक्लियर साइट पर हमला किया, उसके बाद सबसे ज्यादा ताबड़तोड़ हमले ईरान की नेवी पर ही किए। We are also sinking the Iranian Navy. हम ईरानी नौसेना को भी डुबो रहे हैं, पूरी नौसेना को। अब तक हमने 17 ईरानी जहाजों को नष्ट कर दिया है, जिनमें सबसे सक्रिय ईरानी पनडुब्बी भी शामिल है, जिसके एक तरफ छेद हो चुका है। दशकों से ईरानी शासन अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को परेशान करता रहा है। आज अरब सागर, हॉर्मूज, जल डमरू मध्य या ओमान की खाड़ी में एक भी ईरानी जहाज नहीं चल रहा है। Strait of Hormuz or Gulf of Oman. वैसे अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने ईरान की नेवी को तबाह कर दिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि बड़े बड़े जहाजों पर ही हमला किया है। उसकी सबसे खतरनाक मच्छर सेना, छोटे छोटे शिप्स की सेना अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में है और उनकी माइंस भी एक्टिव हैं। शिप्स के जीपीएस को अगर कंट्रोल करने की ताकत ईरान के पास है तो ऑयल बम ईरान का पूरी दुनिया के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। एक शिप को उड़ाने के लिए जरूरी नहीं है कि 17 जहाज चाहिए। ईरान के पास मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा निकल रहा है। कहा तो यह जा रहा है कि जितना ट्रंप ने सोचा था उससे कहीं ज्यादा ईरान के पास मिसाइल का जखीरा है और यही वजह है कि ट्रंप की सांस फूल रही है। जो ट्रंप 4 दिन से युद्ध खत्म करने का दावा कर रहे थे, अब वो 1 महीने से ज्यादा जंग चलने की बात करने लगे हैं। ईरान ने ये बात अच्छे से समझ ली है कि अगर ट्रंप को रोकना है तो ऑयल बम से ब्लैकमेल कर सकते हैं।
हॉर्मूज रोककर ईरान ने इस युद्ध में एज ले ली है और अगर 24 घंटे के भीतर हॉर्मूज का रास्ता नहीं खुला तो सबसे ज्यादा परेशानी भारत की होगी, क्योंकि चीन ने ईरान के साथ मैनेज कर लिया है। सबसे ज्यादा हॉर्मूज ब्लॉक होने पर असर चीन पर पड़ता, क्योंकि सऊदी इराक का तेल चीन तक हॉर्मूज से पहुंचता है। हॉर्मूज बंद होने से ईरान से तेल सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाएगी। सऊदी से 10% और इराक से 8% तेल चीन पहुंचता है। चीन तक कतर से कुल इंपोर्ट का 4% तेल पहुंचता है। चीन के तेल इंपोर्ट का करीब 45% इस रूट से पहुंचता है और चीन अब तक ईरान का करीब 80% तेल खरीदता आया है। अपनी मांग का 13% चीन ईरान से पूरा करता है। अगर हॉर्मूज बंद रहेगा तो सबसे बड़ा इंपैक्ट चीन पर पड़ेगा। इसीलिए चीन इस पूरे संकट को मैन मेड क्राइसिस बता रहा है और अगर ये युद्ध बढ़ता है जैसा कि ट्रंप ने शक जताया है तो उससे पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ जाएंगे, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। असेसमेंट ये है कि अगर ये 4 हफ्ते तक ये जंग जारी रहती है, यानी जो ईरान और अमेरिका के दरमियान, तो इस जंग के 4 हफ्ते के अंदर अंदर ऑयल $85 to $90 पर बैरल तक पहुंच सकता है। यानी तकरीबन आप उसको कह सकते हैं कि 30% का इंक्रीज अगले 4 हफ्ते में आप तवक्को कर सकते हैं। फिलहाल ईरानी मीडिया की माने तो ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट में चीन के जहाजों को जाने की अनुमति दे दी है। तेहरान ने इसके पीछे चीन के सपोर्ट को बताया है। अब सवाल है कि आखिर चीन किस तरह का सपोर्ट कर रहा है। तो क्या चीन हथियारों से मदद कर रहा है? और एक सवाल ये भी है कि जब चीन के जहाज हॉर्मूज से जाएंगे तो पूरी दुनिया का रुख क्या होगा? अमेरिका क्या करेगा? क्योंकि अमेरिका तो ईरानी जहाज को जहां देख रहा है वहां मार रहा है। एक ईरानी शिप को कन्याकुमारी से महज 400 किलोमीटर दूर श्रीलंका में अमेरिकी ड्रोन ने टारगेट कर ईरानी जहाज को डुबो दिया। ईरानी नेवी शिप के फंसने से 101 लोग लापता हैं। ईरान की एयरफोर्स अब खत्म हो गई है, जो 1996 में बनी थी, जिसे 2026 में नष्ट कर दिया गया है। उसी तरह ईरान की नेवी को भी हमने खत्म कर दिया है। पिछली रात को ईरान की प्राइड शिप सुलेमानी को डुबो दिया। कल हिंद महासागर में अमेरिका की पनडुब्बी ने ईरान के सबमरीन को हमला करके डुबो दिया। एक बात तो तय है कि तेल के इस खेल में अमेरिका चुप नहीं बैठने वाला। तो उधर ईरान ने भी सोच लिया है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं रहा तो तेल वाला ब्लैकमेल से प्रेशर बनाएगा। लेकिन सबसे मुश्किल तो भारत के लिए है, जिसके पास सिर्फ 24 दिन का तेल बचा है। अगर ये युद्ध खत्म नहीं हुआ और तेल की सप्लाई हॉर्मूज से नहीं हुई तो बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा।